नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बीटेन एयरकूल सर्विसेज से। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है पैकेज यूनिट के बारे में। पैकेज यूनिट की वायरिंग डायग्राम, जिसमें हम थर्मोस्टेट से वायरिंग करेंगे। थर्मोस्टेट की वायरिंग पूरा बताएंगे आपको, कंप्रेसर की वायरिंग बताएंगे, ब्लोअर मोटर की वायरिंग बताएंगे आपको, और आपका कंडेंसर फैन मोटर की भी वायरिंग आपको इसमें बताएंगे। पूरी की पूरी वायरिंग को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं पीसीबी बोर्ड से भी रिलेटेड वीडियो आपको बना के दूंगा। पैकेज एसी में पीसीबी बोर्ड किस तरीके से लगाया जाता है, इसका वीडियो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करिए। आज हम जो वायरिंग डायग्राम समझने जा रहे हैं वो है पैकेज एसी वायरिंग डायग्राम, जो 3 फेस वायरिंग डायग्राम कहलाता है, जिसमें हम कंप्रेसर हमारा 3 फेस का है, मोटर हमारे जितने भी हैं सब 3 फेस का है, और वायरिंग जो है वो पूरे 3 फेस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको इस वीडियो के और भी वायरिंग के आपको डायग्राम्स बताऊंगा। जैसे पीसीबी से वायरिंग डायग्राम जो होता है वो, और आपका सिंगल फेस मोटर है तो उसकी वायरिंग डायग्राम जो है वो उस तरीके की वायरिंग डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें नए वीडियो के अपडेशंस के लिए। पैकेज यूनिट की वायरिंग डायग्राम के बारे में समझेंगे। पैकेज यूनिट वायरिंग डायग्राम किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है पैकेज एसी में 3 फेस का यूज़ होता है, मतलब लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, और इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होता है। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये देखिए रेड, येलो और ब्लू, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होता है। और उसके बाजू में जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल होता है, और इसके बाजू में जो ग्रीन देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड होता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक ट्रिपर लगाया है, जिसको हम एमसीबी बोलते हैं, ज़्यादातर जगह एमसीबी बोलते हैं, ट्रिपर होता है ये, है ना। इसको ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं, ऑन ऑफ स्विच होता है। अभी हमारा पावर यहाँ पे आकर रुका हुआ पड़ा है, हम इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे ये पावर आगे की ओर बढ़ जाएगा और हमारे एसी के टर्मिनल पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा एसी का टर्मिनल बना हुआ है। इस टर्मिनल पे ये तीनों करंट आ जाएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और साथ में न्यूट्रल भी आ जाएगा। ग्राउंड हमारा बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर जी। अब ये तीनों जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, इसको हमने डाल दिया फेस फेलियर पे। हमारे यहाँ इसको फेस फेलियर बोलते हैं और कई जगह पे इसको एसएसपी बोलते हैं। तो ये एसएसपी पे आ जाएगा। एसएसपी का क्या काम होता है कि तीनों फेस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करता है। अगर इसमें तीनों फेस बराबर आ रहा है तो ये आगे का प्रोसेस को चालू कर देता है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। अभी आपको तीनों वायर ला के इसके रेड, वाई और ब्लू में कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें से यहीं से लूप बन के, कई बार यहीं से लूप होता है, कई बार इधर से भी जाता है, ठीक है। यहीं से लूप होके ये लाइन आगे बढ़ा देती है, ये तीनों लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा के क्या करते हैं कि हमारे ब्लोअर मोटर के ओवरलोड पे दे देते हैं, ठीक है। अंदर जो हमारा ब्लोअर मोटर होता है उसके ओवरलोड पे दे देते हैं, वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है ये तीनों लाइन, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वापस ब्लोअर मोटर के तीनों फेस, 3 फेस का अगर आपका ब्लोअर मोटर है तो 3 फेस पर डाल देंगे। अगर सिंगल फेस का है तो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिंगल फेस वाला भी आपको बता दूंगा। अभी हमने यहाँ पे 3 फेस का ब्लोअर मोटर यूज़ किया है, तो ये तीनों लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हमारे ब्लोअर मोटर में चले गया, ठीक है। और वैसे ही क्या हुआ, यहाँ से देखिए इधर से लूप बना के हमारे कंप्रेसर के ओवरलोड में चले गया। देखिए ओवरलोड कुछ इस प्रकार का दिखता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। ओवरलोड में चले गया, ओवरलोड से वो आउट होके कॉन्ट्रैक्टर के इन में चले गया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर के इन में जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के आउट से हमारा एक हमारा कंडेंसर फैन पे चले गया और एक हमारे कंप्रेसर पे चले गया, तीनों लाइन है ना, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब यहाँ पे कंप्रेसर तो हमारा 3 फेस का है, फैन जरूरी नहीं है कि हमारा 3 फेस का ही हो, 2 फेस का, सिंगल फेस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्योंकि 3 फेस ही यूज़ किया तो तीनों फेस हमने उसमें इन कर दिया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सिंगल फेस वाला भी बताऊँगा, ठीक है।
अब देखिए, अब लाइन तो हमारे सब जगह पहुंच गया है, लाइन हमारा देखिए कंप्रेसर में भी पहुंच गया, फैन में भी पहुंच गया और इधर ब्लोअर मोटर के इसमें भी पहुंच गया। अब लेकिन ये चालू कैसे होगा? क्या होता है, कंप्रेसर को हम बार बार चालू बंद करेंगे तो ये कंप्रेसर ख़राब हो जाता है ना। तो इसके लिए इसमें एक टाइम डिले रिले लगाया जाता है। और दूसरी एक मेन चीज़ जो है इसमें है वो है कि तीनों फेस में से कोई भी एक भी फेस बंद नहीं होना चाहिए। तीनों फेस में से कोई भी एक फेस अगर बंद हो जाता है या उसमें कुछ खराबी हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर हमिंग करेगा और थोड़ी देर चलने के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। कई बार वो फॉल्टी भी हो जाता है। तो वो फॉल्टी नहीं हो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फेस फेलियर लगाई। ये फेस फेलियर अगर कहीं पे भी तीनों लाइन में कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी तो ये आगे का सप्लाई बंद कर देगा, तुरंत बंद कर देगा, ताकि हमारा कंप्रेसर और फैन का जो ब्लोअर हमारा कंडेंसर फैन है ये प्रोटेक्ट हो जाए और ब्लोअर भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पे यूज़ होता है एक थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट इसको पूरा कमांड देता है कि भाई ये कब कब क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये चलेगा कैसे। देखिए, आपने लाइन तो सब जगह दे दिया है ना। सबसे पहले हमने ले जाके एसएसपी को दे दिया, एसएसपी ने अपना काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ओवरलोड को दे दिया, ओवरलोड पे आ गया, इस तरफ भी ओवरलोड पे आ गया है ना, ब्लोअर मोटर के भी ओवरलोड पे आ गया। फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर पे चले गया, इधर भी कॉन्ट्रैक्टर पे चले गया। फिर यहाँ से हमने बांट दिया लाइन को कंप्रेसर में और फैन में, बराबर है। अब क्या करते हैं, अब इसको ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट का। ये है थर्मोस्टेट। अब ये थर्मोस्टेट चलता है 24 वोल्ट डीसी से। तो अब डीसी करंट कहाँ से लाएं, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। ये ट्रांसफार्मर हमको 24 वोल्ट डीसी देगा। अब ये 24 वोल्ट डीसी कैसे देगा, ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक न्यूट्रल ले लिया और इस ट्रांसफार्मर के लिए एक L1 से लाइन ले लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दिख रहा है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे जैसे हमने लाइन और न्यूट्रल को इन किया, इसमें जैसे इन किया तो इसने हमको आउटपुट 24 वोल्ट दे दिया। अब ये 24 वोल्ट आउटपुट हमारे किस में गया, आर में गया। किसके, एसएसपी के, एसएसपी के आर में गया न्यूट्रल। देखिए कई जगह इसमें देखिए एसएसपी में लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है ना। और यहाँ से वाई के थ्रू हमने बाहर कर लिया। अगर ये तीनों फेज बराबर आ रहा है तो ये कनेक्ट हो जाता है, ये आपस में अंदर कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर भी एक रिले होता है, वो रिले चिपक जाता है, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होता है, ये करंट को आगे भेज देता है। आगे कहाँ भेजता है, सीधे लाता है थर्मोस्टेट के आर में दे देता है। तो थर्मोस्टेट के आर में आ गया। अब न्यूट्रल भी हमने क्या किया, यहाँ से लिया और यहाँ से सीधे लाके थर्मोस्टेट के कॉमन में दे दिया, ठीक है। तो हमारा थर्मोस्टेट हो गया चालू। अब जब हमारा थर्मोस्टेट चालू हुआ तो थर्मोस्टेट ने क्या किया, 3 यूनिट का जो भी उसका टाइमिंग सेटिंग करके रखा है, उस टाइमिंग सेटिंग के हिसाब से Y1 को सप्लाई छोड़ा, मतलब यहाँ से 24 वोल्ट को छोड़ा। ये यहाँ से इसने जैसे 24 वोल्ट छोड़ा, ये 24 वोल्ट आ गया हमारे टाइम डिले रिले पे। अब ये टाइम डिले रिले क्या करता है, हमने जो सेटिंग करके रखा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक की इस करंट को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद ये आगे 1 नंबर को भेज देता है। अब ये 1 नंबर से 24 वोल्ट चला कहाँ पर आ गया, हमारे एलपी स्विच पे आ गया, लो प्रेशर स्विच पे आ गया। अगर यहाँ पे प्रेशर मेंटेन है तो ये आगे को करंट भेज देगा 24 वोल्ट। अब गया ये एचपी स्विच पे, एचपी स्विच पे भी देखेगा कि भाई अंदर गैस वगैरह बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो ये यहाँ से आगे को करंट भेज देगा। अब ये करंट आगे ये 24 वोल्ट किस पे आया, हमारे ओवरलोड पे आया, बराबर है। ओवरलोड पे आने के बाद ओवरलोड ने क्या किया, 96 के थ्रू इसको आउट किया। आउट करके कहाँ पे दे दिया इसने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर पे दे दिया 24 वोल्ट, बराबर। कॉन्ट्रैक्टर को जैसे ही 24 वोल्ट दिया तो अब कॉन्ट्रैक्टर को 24 वोल्ट तो मिल गया। न्यूट्रल हमने देखी यहाँ से लूप देके न्यूट्रल दे दिया, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया पंच। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर हुआ पंच तो हमारा फैन और हमारा कंप्रेसर चल पड़ा, बस इतना ही है। जैसे ही उसने पंच किया, क्योंकि लाइन तो आपने दे ही दी है सबको, और ये चल पड़ा, कंप्रेसर और फैन हमारा चल पड़ा। मतलब थर्मोस्टेट ने यहाँ से 24 वोल्ट सिग्नल आउट दिया, आउट जाके रिले पे गया, टाइम डिले रिले पे गया, उसने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करंट को आगे भेजा। लो एलपी स्विच एचपी स्विच दोनों को दिया, दोनों बराबर सप्लाई दे रहे हैं, दोनों जगह प्रेशर बराबर है, सब कुछ बराबर है। उसने ओवरलोड पे दे दिया, ओवरलोड ने एम्पियर वगैरह चेक किया, सब बराबर है, तो उसने 96 के थ्रू नीचे आपके कॉन्ट्रैक्टर को पंच कर दिया, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर से आप देखेंगे तो एक न्यूट्रल वायर निकला है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे गया है, बराबर है, और 24 वोल्ट हमको ओवरलोड से होता हुआ मिल रहा है। तो जैसे 24 वोल्ट मिलेगा वो पंच हो जाएगा। अब यही सेम प्रोसीजर हमारे इंडोर यूनिट में भी हो रहा है, लेकिन इंडोर यूनिट पे कैसे, मतलब हमारे ब्लोअर पे हो रहा है, ब्लोअर पे हो रहा है। ब्लोअर पे कैसा हो रहा है, ब्लोअर के लिए जी से छोड़ता है। आप देखेंगे जी ग्रीन कलर का वायर जो होता है यहाँ से 24 वोल्ट को छोड़ देगा,
24 वोल्ट जैसे ही छोड़ेगा किस पे गया, सेम वही प्रोसीजर हमारा ओवरलोड पे गया। ओवरलोड ने पूरा देखा भाई प्रेशर वगैरह सब बराबर है, सॉरी दोस्तों मोबाइल बच पड़ा थोड़ा है, तो ओवरलोड ने देखा भाई एम्पियर वगैरह बराबर है, उसने हाँ बराबर है, तो आगे सप्लाई छोड़ा और सीधी 24 वोल्ट हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। न्यूट्रल हमने देखी यहाँ से ले लिया इसका, ये जाके देखिए ये जाके हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो ये भी पंच होगी। ये जैसे ही पंच हुआ तो हमारा ब्लोअर भी चल पड़ा। बस इतना ही है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड भी लगता है, इसी सेम यूनिट के अंदर एक पीसीबी बोर्ड भी लगता है। अगला वीडियो जो है वो इस पीसीबी बोर्ड पे हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंप्रेसर को, 3 फेस कंप्रेसर को या 3 फेस फैन मोटर हो या ब्लोअर मोटर हो, उसको चलाने के लिए हमको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, ओवरलोड होता है, फेस फेलियर होता है जिसको SSP बोलते हैं, टाइम डिले रिले होता है। ये हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है। और वहीं ब्लोअर मोटर को चलाने के लिए एक ओवरलोड लगता है और एक कॉन्ट्रैक्टर लगता है, बस 2 चीज़ लगता है ना। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे लग जाएगा। बाकी जो इक्विपमेंट्स इसमें लगते हैं जैसे फ्रीजिंग के सेंसर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वो कैसे कनेक्ट होता है। पहले आप इतने को समझ जाइए किस तरीके से ये काम करता है। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी 3 फेस पे काम करें, आपको जब भी आपके पास अपने एक अच्छा सा जो है क्लेमीटर होना चाहिए, एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे आप वोल्टेज नाप सको कि भाई 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसका करंट ढूंढो। अब कई बार क्या होता है LP स्विच का शॉर्ट हो जाता है तो LP स्विच आगे करंट नहीं भेजेगा। कई बार होता है कि प्रेशर बराबर नहीं है तो स्विच कनेक्ट ही नहीं होगा तो आगे करंट नहीं भेजेगा। तो ये सब हमको चेक करना पड़ता है कि करंट हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा पैकेज यूनिट का, वायरिंग डायग्राम का। तो ये तो भी मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा बनाया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि 3 फेस काम कैसे करता है। 3 फेस में सिर्फ मेन हमारा जो होता है वो फेस फेलियर होता है और ओवरलोड होता है। ये दोनों चीज़ हमारे बराबर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो आप वोल्टेज से देख ही सकते हो कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है, कहाँ पे। अच्छा, जैसे ही आप चालू करते हो मशीन को और थर्मोस्टेट चालू नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर को चेक करिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर फेल हो गया, उसमें वोल्टेज नहीं है, तो आपका थर्मोस्टेट चालू ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ तक करंट ही नहीं है। अब मान लीजिए थर्मोस्टेट चालू है, उसके बाद थर्मोस्टेट से पता चला वाई का कमांड ही नहीं निकल रहा, 24 वोल्ट ही नहीं निकल रहा, या जी का कमांड नहीं निकल रहा, तो थर्मोस्टेट पे फॉल्ट है ना। इस तरह अब मान लीजिए थर्मोस्टेट ने वाई का कमांड तो दे दिया और आके टाइम आउट रिले पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे आ ही नहीं रहा, तो समझ जाओ कि आपका रिले खराब हो गया, रिले चेंज कर दो। रिले ने भी सप्लाई छोड़ा, SP स्विच पे गया, प्रेशर वगैरह बराबर है, उसके बाद भी स्विच काम नहीं कर रहा। एक बार दोनों को शॉर्ट मार के देख लो, शॉर्ट मारने पे आगे का चल रहा है तो मतलब समझ लो कि आपका या तो गैस का इशू है कुछ, या तो फिर आपका स्विच का इशू है। स्विच चेक कर लो आपके दोनों स्विच सही है कि नहीं है। स्विच चेक करना तो नॉर्मली सभी को आता ही है। इस तरीके से अभी पूरी चीज़। उसके बाद ओवरलोड देख लो, ओवरलोड में भाई सप्लाई इन तो हो रहा है, आउट नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्पियर ज़्यादा खींच रहा है, कोई चीज़ एम्पियर बढ़ा तो नहीं रहा है ना। तो एम्पियर स्विच को चेंज करके देख लो, ओवरलोड को चेंज करके देख लो, ओवरलोड भी सही है, कॉन्ट्रैक्टर पंच हो रहा है, उसके बाद भी नीचे नहीं आ रहा है करंट, मतलब पंच होने के बाद भी नीचे नहीं आ रहा तो कॉन्ट्रैक्टर खराब है। इस तरीके से हम इस फॉल्ट को ढूंढते हैं। अब पीसीबी बोर्ड लगने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो पीसीबी बोर्ड से रिलेटेड होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है वायरिंग डायग्राम, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, तो मैं पीसीबी बोर्ड से भी कनेक्टेड वीडियो आपको जल्दी से बना के दे देता हूँ। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए, एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने जो जल्दी से जल्दी आपको समझ में आए। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और मित्रों तक की वीडियोस को पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। मैं रमेश, बीटेन एयरकूल सर्विसेज से हमेशा आपकी सेवा में। धन्यवाद।